चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी रात की कहानी जब समंदर ने कैप्टन एरन ब्लैकवेव को निगल लिया था। उस रात समंदर पानी कम और आईना ज्यादा लग रहा था। जी हाँ, बिल्कुल एक आईने की तरह, एकदम सपाट, काला और इतना ठहरा हुआ, मानो नीचे कोई और ही चीज समंदर होने का सिर्फ नाटक कर रही हो। और उसी रात उसी आईने जैसे समंदर पर एक जहाज अपनी किस्मत की ओर बढ़ रहा था। उस अजीब अप्राकृतिक शांति के बीच काले पाल वाला एक जहाज आगे बढ़ रहा था, कहाओज रिवेंज, एक ऐसा नाम जिसे हवाना से लेकर नासाउ तक के बंदरगाहों में सिर्फ फुसफुसा कर लिया जाता था। और इसके कप्तान कैप्टन एरन ब्लैकवेव, वो आदमी जिसने बड़ी बड़ी नौसेनाओं को लूटा था, खतरनाक तूफानों को मात दी थी, और अब वो धरती के सबसे शापित समुद्री हिस्से पर अपना निशाना साध रहा था, बरमूडा ट्रायंगल। जहाज के क्वार्टर डेक पर ओल्ड मैको, एक अनुभवी, एक आंख वाला जहाज चालक, अपने कंपास को घूर रहा था। और यही वो पहला संकेत था कि वे उस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां दुनिया के नियम बदल जाते हैं। कंपास की सुई वो उत्तर की ओर इशारा ही नहीं कर रही थी। सच तो ये है कि वो कहीं भी इशारा नहीं कर रही थी। सुई बस धीरे धीरे आलसी गोलों में घूम रही थी, फिर रुकती, कांपती और फिर बह जाती, जैसे वो अपना मकसद ही भूल गई हो। मैको ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। उसके ठीक बगल में रूक, एक युवा नाविक, ने अपना पॉकेट कंपास खोला। उसकी सुई भी झटकी, जम गई और फिर एक तरफ घूमकर बस खाली समंदर की ओर इशारा करने लगी। रूक धीरे से बुदबुदाया, ये दिशा तो उत्तर नहीं है। कैप्टन एरन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। तारामंडल तो वहीं थे, लेकिन कुछ गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे आसमान को मरोड़ दिया हो और सारी जानी पहचानी आकृतियां अपनी जगह से थोड़ी खिसक गई हों। ये देखकर कप्तान मुस्कुराया। अच्छा है, उसने फुसफुसाया। इसका मतलब है कि हमने वो रेखा पार कर ली है जिसे वो नक्शों पर नहीं बनाते। सेबल, जहाज की तोपची, ने अपनी सिगरेट पानी में फेंकी और उसे देखने लगी। अंगारा गिरा, लेकिन छपाक की कोई आवाज नहीं हुई। वो उस काली सतह में ऐसे गायब हो गया जैसे स्याही में कोयला गिरा हो। वो बड़बड़ाई, पानी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम तेल और भूतों पर तैर रहे हैं। कोई लहरें जहाज से नहीं टकरा रही थीं, और फिर जल्दी एक हल्का कोहरा उठने लगा, लेकिन क्षितिज से नहीं बल्कि नीचे से। क्रोज नेस्ट यानी जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से से फिंच की पतली और डरी हुई आवाज आई। कप्तान, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। एरन ने हाथ उठाया। सुनो, उसने कहा, और पूरा क्रू एकदम शांत हो गया। जहाज की लकड़ियों की कराहट के अलावा कुछ और भी था, एक गूंज, धीमी और स्थिर। ये हवा में नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों के ठीक पीछे महसूस हो रही थी। एक दबाव, जैसे कोई अनजानी ताकत उनके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही हो, उनके विचारों का वजन तौल रही हो। रुक ने अपनी हथेलियों से सिर दबाया। ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर में कोई और सोच रहा है, वो फुसफुसाया, धीमा और उत्सुक, जैसे ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि हम क्या हैं। ये सुनकर एरन ने रेलिंग के ऊपर से नीचे झांका, और तभी उसे पहली रोशनी दिखाई दी। उस कांच जैसी अंधेरी सतह के बहुत नीचे कुछ चमक रहा था। जल्द ही एक पैटर्न उभरने लगा, सीधी रेखाएं, कोने और घुमाव। ये कोई बेतरतीब रोशनी नहीं थी, ये एक शहर था, एक डूबा हुआ शहर। टूटी फूटी मीनारें, गलियां एक अजीब ज्यामितीय क्रम में बिछी हुईं, और सब कुछ एक ठंडी पानी के नीचे की चमक से धड़क रहा था। ओल्ड मैको ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसने जो कहा वो बहुत मायने रखता था। इसे जो चाहो कहो, शहर, मकबरा या एक जाल, नाम बदलने से उसके दांत नहीं बदलते। उनके सिर में वो गूंज और भी मजबूत हो गई। कहाउज रिवेंज पत्थर के एक प्राचीन कंकाल के ऊपर अकेला तैर रहा था, और वो कंकाल पूरी तरह से मरा नहीं था। पहला झटका बहुत हल्का था, जहाज बस कांप उठा। फिर जहाज के आगे का पानी उबलने लगा। कोई तूफान नहीं था, कोई हवा नहीं थी, बस एक अजीब मंथन। जहाज के नीचे डूबे शहर की रोशनी तेज हो गई, जैसे उस पत्थर का दिल गैस और पानी को खून की तरह पंप कर रहा हो। देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र के तल में मीथेन गैस बर्फ में बंद रहती है। अगर वो जाग जाए तो ऊपर आती है और पानी को हवा जितना हल्का बना देती है। तब जहाज बस जहाज पर बैठता है और फिर गिर जाता है। कोहरा इतना घना हो गया
कि जहाज का अगला हिस्सा भी दिखना बंद हो गया। फिर उसी धुंध के अंदर परछाइयां हिलीं। जहाज, एक मौसम का मारा स्पेनिश गैलियन, चुपचाप पास से गुजरा। उसके डेक पर लोग जमे हुए खड़े थे। फिर एक युद्धपोत आया जिसके मस्तूल टूटे हुए थे, और फिर एक लोहे का दानव जिसकी पतवार पर साइक्लोप्स नाम लिखा था, जो कभी दिखता और कभी गायब हो जाता। ये वो जहाज थे जो कभी घर नहीं लौटे थे। वो गायब नहीं हुए थे, वो यहां फंस गए थे। अचानक उनके सिर में वो गूंज तेज हो गई, फिर वो बदल गई और बोलने लगी। ओल्ड मै को लड़खड़ाया, उसकी एक आंख पीछे की ओर घूम गई, और जब वो बोला तो यह उसकी आवाज नहीं थी। चुकाओ, वो फुसफुसाया। शब्द एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, गूंज रहे थे, गलत थे। रुको या गायब हो जाओ। और ठीक उसी पल एरिन की आंखों में एक भयानक सच्चाई चमकी। ये जहाज, विमान, आत्माएं, ये सब डूबे नहीं थे, उन्हें जमा किया गया था। उसके दिमाग में तस्वीरें कौन थीं? एक व्यापारी जहाज जो उबलते पानी में पत्थर की तरह गिर रहा है, एक बॉम्ब जो बादल की दीवार में गायब हो रहा है। एरिन को एहसास हुआ कि बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ मारता नहीं था, ये रहस्य पर पलता था, ये किंवदंतियों पर, कहानियों पर पलता था। सेबिल चिल्लाई, कप्तान, ये क्या चाहता है हमसे? हमारा जहाज, हमारी जान? ये सुनकर एरिन हंसा, लेकिन ये एक समझदार हंसी नहीं थी। ये उस आदमी की हंसी थी जिसने अंत देख लिया है और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया है। वो उस अनदेखी उपस्थिति पर गरजा, ये रहस्य पर पलता है, इसे जवाब नहीं चाहिए, इसे किंवदंतियां चाहिए। फिर वो अपने क्रू की ओर मुड़ा। हम किसी दूसरे तूफान की तरह इससे बाहर नहीं निकल सकते, उसने कहा। हम एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो कहानियां पीती है। एरिन की आंखें चमक उठीं। तो फिर हम इसे सबसे बुरी कहानी देंगे जिसे इसने कभी निगलने की कोशिश की होगी। एरिन ने अपने कोट से पाउडर और तेल से सना एक बंडल निकाला और उसे फिंच के हाथों में थमा दिया। जब मैं कहूं वो गरजा, तुम इसे जलाकर ऊपर फेंक देना। एरिन ने अपनी तलवार उठाई। अब सेबल ने अपनी पिस्तौल आसमान में चलाई। फिंच ने चकमक पत्थर रगड़ा, बंडल जलाया और उसे रस्सियों में फेंक दिया। एक पल के लिए तो कुछ नहीं हुआ, फिर आग, जंगली उग्र आग मस्तूल पर भड़क उठी। कहाउस रिवेंज उस कोहरे में एक धधकते हुए प्रेत में बदल गया। फिंच ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे से डेक गायब हो गया है। वह समय में अटके हुए दृश्यों से भरे एक गलियारे में गिर गया। कार्गो जहाज, बॉम्बर के उड़ान दस्ते, निजी विमान, सभी डर से ठीक पहले के एक पल में कैद थे। और उस गलियारे में कुछ हिला, एक विशाल चेतना जो हर दरवाजे के पास से धीरे धीरे गुजर रही थी, हर कहानी का निरीक्षण कर रही थी और उसे याद रख रही थी। उस चेतना ने फिंच की कहानी को भी पकड़ने की कोशिश की, तो फिंच ने वही किया जो वो कर सकता था। वो चिल्लाया, ये कहाउस रिवेंज है, हमें याद रखना। ये शब्द सिर्फ उस गलियारे में नहीं बल्कि बाहर भी गूंजे। दरवाजे कांप उठे। कुछ जमे हुए चेहरों ने एक पल के लिए पलकें झपकाईं। प्रतिरोध के उस छोटे से पल में बर्मुडा ट्रायंगल ने कुछ नया सीखा था। मीलों दूर एक आधुनिक गश्ती जहाज लहरों को चीर रहा था। ब्रिज पर एक युवा अधिकारी ने रडार को देखा। कप्तान, एक ब्लिप है, बस 1 सेकंड के लिए था। स्क्रीन पर एक बिंदु चमका, फिर फीका पड़ गया। उसी समय रेडियो से सरसराहट की आवाज आई। फिर उसके अंदर दबी हुई कई आवाजों का एक कोरस सुनाई दिया। कहाउस रिवेंज, कोई इमरजेंसी नहीं, बस कंपास नहीं, याद रखना, 7 सेकंड। और फिर खामोशी। कुछ कहानियां यूं ही जिंदा रहती हैं। उनके नीचे बहुत दूर वो डूबा हुआ शहर सो रहा था, लेकिन उस महान पिरामिड के एक फलक पर प्राचीन प्रतीकों के बीच एक नया निशान हल्का सा चमक रहा था। कच्चा, खरोंचा हुआ, एक समुद्री पक्षी का सिर जिसकी चोंच एक अनंत चीख में खुली हुई थी। बर्मुडा ट्रायंगल शायद हमेशा एक ऐसी जगह बना रहेगा जहां विज्ञान और कहानी के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है, जहां तथ्य खत्म होते हैं और सवाल शुरू होते हैं। और नीचे गहराई में उस पत्थर पर जो हमारे इतिहास से भी पुराना है, एक समुद्री डाकू का निशान चमकता रहेगा। एक निशान जो पूरी तरह से गायब होने से इनकार कर गया। रहस्य के दिल में उकेरी गई अवज्ञा का एक छोटा सा सबूत। कहाउस रिवेंज चला गया, लेकिन उसकी कहानी बनी हुई है। शायद कुछ कहानियां डूबने के लिए नहीं बनी होती, वो बस जिंदा रहती हैं, एक गूंज की तरह, एक निशान की तरह।
गहराई से निकाली गई ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।